ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7 विषय विज्ञान। हम लोग आगे पहले पढ़े पादपों में पोषण। वो पाठ हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ करके छोड़ा था उसके आगे का इसमें पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, जिसमें विषमपोषी प्रणाली पढ़ा था। तो उसमें अमरबेल जो है वो परपोषी होता है। तो इस तरीके से आगे उसके हम लोग पढ़ेंगे। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के होते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। यहाँ पे आपने देखा ये वाला चित्र में, इसमें है ये जो एक पर्ण है, तो इसमें ये कीटभक्षी पादप है। इसमें ये पत्ता ढक्कन का रूप लेकर के इसके अंदर ये आपके घड़े के संरचना का ये फूल है। इसके अंदर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं। इसके अंदर जब भी कीड़ा जाता है तो ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है और ये रोम से एक प्रकार का रस निकलता है जो कि उसको पचा जाने का काम करता है। अब कीटभक्षी पादप में इस तरीके के जो भी वनस्पति होते हैं उसे कीटभक्षी पादप कहते हैं। तो कीटभक्षी पादप में और भी पौधे आते हैं जिसमें विनस फ्लाई ट्रैप अथवा सनड्यू कीटभक्षी पादप के 2 अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा में वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है? तो वो इस तरीके से जीवों को पकड़ करके उनका रस चूस करके अपना भोजन तैयार करते हैं। 1.4 मृत जीवी। आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम बिकते देखे होंगे। 1.7 वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि इनका जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 1.2 ब्रेड या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन तक के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना दिखाई देने न लगे। चित्र 1.8 में ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागे के समान संरचनाएं दिखाई देगी। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। जो ब्रेड के ऊपर हमें काले काले धब्बे टाइप के दिखाई पड़ेंगे वो कवक या फंजाई होते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात ये इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक फंजाई यानी कि अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पे में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की
वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, अभी आप इस समय वर्षा ऋतु चल ही रहा है और इस समय आप अपने घर में भी देख सकते हैं किस तरीके से कुछ अगर कोई भी चीज़ कहीं पर भीगा हुआ छोड़ दीजिए तो उसमें काले काले धब्बे आपको दिखाई पड़ने लगते हैं। अचारे जो गीले हाथों से छू कर रख देते हैं तो उस पे काले काले आपको धब्बे दिखाई पड़ने लगेंगे। तो इस तरीके का काले या जूतों पे वाइट वाइट कलर के धब्बे आपको दिखाई पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो फंजाई या कवक होते हैं, ये इसे मृतजीवी कहते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर एक नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी जो वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? ये आप अपनी मम्मी से ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ को हमें फंजाई या कवक लगने से बचाना है तो किस तरीके से क्या हम लोग उपयोग करते हैं कि वो उस चीज़ से बचा रहे। जैसे अचार हो गया, अनाज हो गया, ये सब चीज़ों की सुरक्षा हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए आप अपने मम्मी के साथ भी बैठ कर के चर्चा कर सकते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषक प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों के दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है और जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। यानी कि जो शैवाल है, शैवाल से जो क्लोरोफिल है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो शैवाल जो है वो जल और पोषक तत्व जो है वो कवक को देता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य संश्लेषित खाद्य कवक को दे देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमले में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करता है, अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग में किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जिस तरीके से हमें भोजन में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबकी आवश्यकता होती है और समय पर हम वो तरह तरह के भोजन के माध्यम से हम उसको प्राप्त करते रहते हैं। इसी तरीके से पादपों को वह भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उनको प्राप्त करने का उनका एक ही माध्यम होता है, वो ज़मीन से खनिज लवण के रूप में प्राप्त करते हैं पोषक तत्व। लेकिन उनके लगातार उस चीज़ को प्रयोग में लाने से मिट्टी में उस चीज़ की कमी आ जाती है, उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो अब उस पोषक तत्वों की कमी को वो कहाँ से पूरा करेंगे? तो जिसके लिए किसान की पैदावार अच्छा हो, वो पोषक तत्वों की वजह से कमी ना आए, इसके लिए किसान उसमें हमेशा समय समय पर जिसकी कमी होती रहती है उस प्रकार के उर्वरकों को उसमें डालता है, जिससे उसके फसलों को अच्छे से उगा सके और उसके साथ साथ पौधे भी स्वस्थ रहेंगे तो फसल अच्छी होगी। तो अगर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन युक्त खाद डालते हैं। तो इस तरीके से उर्वरकों के द्वारा उनके पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार से करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं।
पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। ये हमने आगे पढ़ा है कि पौधे जो हैं वो जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में से लेते हैं उसी तरीके से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, तो उनको विलेय के रूप में चाहिए। विलेय के रूप में यानी मिट्टी में पानी में घुले हुए होते हैं नाइट्रोजन, तो ही उनको मिल पाते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम अथवा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ये पदार्थ, ये राइजोबियम जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, इसके लिए वो चना, मटर, मूंग, सेम इस तरीके के फली वाले पादपों के ऊपर वो अपना घर बनाता है और पौधों को वो नाइट्रोजन, चना, मटर, मूंग के पौधों को नाइट्रोजन देता है और उनसे अपना भोजन पोषक तत्व उनसे पौधों से अपना प्राप्त कर लेता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः इनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं? इस प्रकार कीटभक्षी पौधे जो हैं, जो भी कीटभक्षी वनस्पतियां हैं, वो विषमपोषी होते हैं। तो यहाँ पे आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आज हमने इसमें क्या क्या सीखा कि पौधे अपना खाद्य जो स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। आज हमने ये भी जाना कि कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ जो है वह प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद ही हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। कुछ पादप एवं अन्य जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने आज का पाठ में ये पौधों के पोषण के बारे में पढ़ा। यहीं पर हमारा आज का ये पाठ समाप्त होता है।